नमस्कार। मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर को किसान जवान सम्मान दिवस के तौर पे मनाने का फैसला किया है। इस दिन सेना के निवृत्त जो जवान हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, किसानों को सम्मानित किया जाएगा और साथ ही कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों और रक्षा क्षेत्र के लिए क्या क्या काम किए हैं उसे भी रेखांकित करेंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या इससे नाराज किसान मान जाएंगे? क्या सही में जवानों में एक नई उमंग इस कार्यक्रम के बाद आएगी क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न है और वही हमारा आज का मुद्दा है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी की ओर से नासिर सलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत गढ़वी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है के न्यूज में। नासिर जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्या कहेंगे किसान जवान सम्मान दिन, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है इसे इस तरह मतलब सेलिब्रेट करने का ऐलान किया गया है, क्या लगता है इसकी क्या असर देखने को मिलेगी? क्या नाराज किसान मान जाएगा? देखिए, नमस्कार जल्पा जी और आदाब। पहली बात तो बहुत खुशी है मेरे को कि मैं आपके साथ आपके माध्यम से और आपके पैनल के साथ जुड़ा। देखिए, जहां तक आपका सवाल है और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जल्पा जी, मगर मैं सिर्फ इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए, नारेबाजी से और जुमले से सरकारें नहीं चलती, ये आपको भी पता है और इतिहास गवाह है कि जब भी नारेबाजी चली है तो उससे प्रशासन का, जनता का पैसा और टाइम बर्बाद हुआ है। जितने भी नारे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निकाले, उससे अब कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 2022 का बुगल अनाउंस हो गया है, चुनावी दंग शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी रोज संघर्ष कर रही है और संघर्ष इसलिए कर रही है क्योंकि किसान का मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं आपके सामने 3-4 आंकड़े रखना चाहूंगा। पिछले 7 साल में एनएसएसओ का डेटा आया है, जो एक नेशनल सैंपल ऑफ सर्वे ऑफिस का जो पब्लिकेशन है, उसके तहत जल्पा जी ये कहा गया है कि आमदनी पिछले 7 साल में 400 से उनका जो कर्ज है वो बढ़ चुका है। और उसी 7 साल में, आप मेरी बात को जरा ध्यान से, उसी 7 साल में जबकि कर्जा 400%, 300%, उसी समय में उनकी आमदनी घट चुकी है, घट गई है। तो मेन मसला यह है कि किसानों के लिए ना इनकी डबल इंजन की सरकार जो इनकी है और ना कि देश की जो आपकी कैबिनेट सरकार है उसने भी इनके लिए काम नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान माफ करने का जो वादा था 2017 में योगी जी की सरकार बनने ने उसको अनाउंस किया था, वो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ एक जुमला रह गया है। गन्ना किसानों का 14 दिन में भुगतान के सरकार के द्वारा एक हवा बनाई गई कि हम 14 दिन में गन्ना किसान के भुगतान को पूरा कर देंगे। 4.5 साल, 4.25 साल होने को आ रहे हैं, कुछ भुगतान का काम इन्होंने पिछले 4.5 साल में नहीं किया। किसानों का गेहूं या धान अगर किसी सरकार केंद्रीय केंद्रों ने अगर उनके थ्रू खरीदा गया तो वो भी किसानों का भुगतान के लिए उनको भी दौड़ाया जाता है। तो हर जगह से, और मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा आपके सामने, आज की किसान की हालत यह है कि पेट्रोल और डीजल, आज अपना किसान भाई हमारे जो हैं, अन्नदाता जो हैं, अगर वो चाहें कि डीजल खरीदें तो आपके सामने 100 रुपए से ऊपर डीजल का दाम हो गया है और सरकार ने, प्रदेश सरकार ने कोई भी राहत नहीं दी किसानों के लिए। तो 2022 आने वाले का जो चुनाव है उसमें निश्चित रूप से मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं, बगैर की महंगाई
के साथ साथ भुगतान का मुद्दा, किसानों का एमएसपी का मुद्दा, ई मंडियों का मुद्दा, एपीएमसी का मुद्दा, ये सब अहम जी, ये सारे पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखे हैं ये सब चरण पे रहेंगे। और इसी के जी, साथ 2022 की भाजपा सरकार की अंत होने को आ रही है। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि पश्चिम जी, उत्तर प्रदेश में जितने भी किसान भाई हैं हमारे और बाकी पूरे प्रदेश में, सब परेशान है महंगाई से, सब परेशान है भ्रष्टाचार से, सब परेशान है सिर्फ और सिर्फ जुमला से सरकारें नहीं चलती। अगर आपको किसानों के लिए कुछ करना था तो आपके पास बहुत बहुत बड़ा मैंडेट था। 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको एक बहुत बड़ा मैंडेट दिया। आपने 4.5 साल में सिर्फ और सिर्फ जुमला करी और किसानों के लिए आपने खास करके कुछ नहीं किया। जी। प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो जय जवान जय किसान की अगर हम बात करें तो ये नारा तो हम बरसों से सुनते आए हैं, लेकिन अभी जब प्रधानमंत्री के जन्मदिन को भाजपा किसान मोर्चा ने ये ऐलान किया है कि उसको हम ये जो किसान जवान सम्मान दिन के तौर पर इसको सेलिब्रेट करेंगे, क्या लगता है इससे क्या फर्क देखने को मिलेगा, या फिर जो वास्तविक चित्र है वो तो कहीं इससे छुपने नहीं वाला? जय जवान जय किसान का नारा काफी सालों से चलता आ रहा है, हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए किसने क्या किया वो पहले तो माइक्रो लेवल पे अपने को देखना पड़ेगा। दोनों के लिए दोनों ने क्या किया, जवान के लिए और किसान के लिए पिछली सरकार और अब की सरकार ने क्या किया। अब की सरकार ने तो ऐसा बोला था कि 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी और उसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया PMFBY, जिसको मैं बोलता हूँ PMFKY, प्रधानमंत्री फसाजा किसान योजना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पहले वो लोग ज्यादा खुश थे PMFBY की जगह, क्योंकि FBY में उन्होंने काफी सारे मैंडेट्स और पॉलिसी बनाई, लेकिन वो पॉलिसी फॉलो नहीं हो रही है। आज की तारीख में गुजरात की बात करो, यूपी का इलेक्शन है, बाकी स्टेट में मैं नहीं बोल रहा हूँ, कर्जा माफ करना, महाराष्ट्र की बात थी, पंजाब की बात थी, वहां हुआ नहीं हुआ पता, मध्य प्रदेश की बात थी। गुजरात में क्रॉप इंश्योरेंस का इतना बर्निंग इश्यू है कि हर एक तीसरा किसान ऐसा बोल रहा है कि पिछले 3 साल से 4 साल से हमें क्रॉप इंश्योरेंस नहीं मिला। ठीक है, तो जवान और किसान के लिए, जवान को क्या सिर्फ राफेल दिया, वो एक सिद्धि है अपनी, तो सिद्धि मान लेते हैं। किसान की आय दुगनी करने के लिए जो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या है अभी तक सरकार बता नहीं पा रही कि किस फॉर्मूला से, किस स्ट्रेटेजी से हम आय दुगनी करेंगे। आय दुगनी नहीं हो रही है। एमएसपी पूरे देश में सिर्फ 6 से 7% लोग यूज, मतलब एमएसपी पे उनका प्रोडक्शन जाता है, तो बाकी का आज तक नहीं गया है। तो दोनों सरकार की वो चिंता होनी चाहिए थी। पिछली सरकार ने 70 साल काम किया, ये सरकार 7 साल से काम करती, तो वो 7 साल में 1% बढ़ा नहीं पाई है कि 1% भी लोग एमएसपी से उनका प्रोडक्शन जाए। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, किसान को उसका एमएसपी रेट नहीं मिल रहा है, मैक्सिमम वो सम्मान निधि ले रहा है। मतलब उनके वहां आपातकाल आ जाता है, उनके वहां ये जो भी हो रहा है, ये अपना मतलब बाढ़ आ रही है, या तो मतलब ज्यादा बारिश हो रही है, या दुकाल हो रहा है। तो दुष्काल की परिस्थिति और ये बाढ़ की परिस्थिति में उनको एक्स अमाउंट मिल जाता है एज अ सम्मान निधि, जिसको बोलते हैं। आज की तारीख में किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए की मिल रही है, गुजरात की बात करूं तो, और पूरे देश की 6,000 मिल रही है। तो क्या किसान को 6,000 से ही खुश रखना है? बाढ़ और दुष्काल आ गया तो 6,000 मिलने वाला, और पर हेक्टर जो उनका 13,500 मिल रहा है, तो 13,500 से ही उसको खुश रहना है कि 6,500, और 2 एकड़ तक हम 13,000 देते हैं। तो यही सम्मान से किसान को चलाना है कि देश में इसके साथ अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, हमको वो डबल करना है, हमको प्रोडक्शन भी डबल कराना है, क्योंकि वो हमारी भी एक नीड हो चुकी है। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है उसका काफी सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। हमारे यहाँ भी नॉन एग्रीकल्चर लैंड बढ़ रही है, तो हम सबकी चिंता होनी चाहिए, सरकार कोई भी हो, लेकिन वो प्रोडक्शन, आज मैं भी अगर किसान हूं तो मेरा प्रोडक्शन कैसे बढ़े, वो प्रोडक्शन एमएसपी पे कैसे जाए, मुझे कैसे पैसा मिले और मेरा प्रॉफिट कैसे मेरे को दिखे, वो मेरी चिंता होनी चाहिए। वो चिंता सरकार की भी होनी चाहिए। अल्टीमेटली हम अन्नदाता है हम सब, तो वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है। तो और दूसरा आपने बोला कि बीजेपी के किसान मोर्चा ने ये सम्मान निधि किसान और जवान का सम्मान करने का सोचा है, तो किसके लिए? मतलब सिर्फ बीजेपी के उनके जो कार्यकर्ता है और वो कार्यकर्ता में जो किसान है उनका सम्मान करने का है कि पूरे देश का? और पूरे देश का करना है तो वो सरकार करे मोदी साहब के बर्थडे पे,
वो फिर बीजेपी का किसान मोर्चा क्यों कर रहा है? तो और सरकार तो ऑलरेडी पहले दिन से बोल रही है हम किसान के लिए है, तो किसान के लिए उन्होंने क्या किया है उसका आज तक आई एम फेल टू अंडरस्टैंड कि आपने एक्चुअल सेंस पे किसान के लिए एक चीज जो मैं अप्रिशिएट करूंगा, जो गुजरात में है बाहर का मुझे पता नहीं है, कि हम जो क्रॉप के ऊपर जो लोन देते हैं और क्रॉप के ऊपर जो लोन होता है उसका इंटरेस्ट 0% इंटरेस्ट बीजेपी सरकार ने गुजरात में दिया है। तो ये एक अप्रिशिएट, जो चीज अच्छी है उसको हम अच्छी बोलेंगे, ये अप्रिशिएट करते हैं कि 0% इंटरेस्ट पे आपको क्रॉप के ऊपर लोन मिलता है और वो लोन 31 मार्च को आपको जब भरना होता है तो वही लोन दूसरे दिन आपको वापिस नए साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा बाकी कुछ नहीं है। तो जो दिखना चाहिए ना एमएसपी है, अभी आज की तारीख में जो 3 चीज का जो 3 काले ये लोग जो बोल रहे हैं जो कानून लाए गए हैं वो कानून के ऊपर फाइट चल रही है। वो 3 कानून जो है उसमें से एक जिसको हम भी एग्री करते हैं वो जरूरी है, एपीएमसी नहीं जा रहे हैं, आप कहीं भी बेच सकते हो। तो वो कहीं भी क्यों और कहीं के लिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता हूँ, आई एम सो सॉरी। कहीं के लिए मुझे याद है 2017 में पीएम आशा नाम की एक योजना लाए थे, अन्नदाता आई कृषि अभियान। तो वो अन्नदाता आई संरक्षण अभियान पीएम आशा, जिसमें क्लियर कट ऐसा बोला था कि जो किसान अपना प्रोडक्शन नॉन एमएसपी रेट पे अगर बेचता है तो एमएसपी और इसके बीच में इसमें जो डिफरेंस आता है वो सरकार सीधा उसके खाते में डाल देगी। तो अभी भी उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। तो एक्सेप्ट ये क्रॉप इंश्योरेंस की मतलब क्रॉप की लोन और क्रॉप इंश्योरेंस में भी थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं डाइवर्जन है कि कंपल्सन है, जिसको नहीं लेना है उसको बोलना पड़ेगा, जिसको लेना है उसको बोलना होता है एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं काफी सारे डेविएशन है। तो और अगर आपको किसान को देना है कुछ तो उसके लिए 24/365 देना होता है। ऐसा नहीं कि मोदी साहब की बर्थडे आ रही है, 15 अगस्त आ रही है, आप 24/7 दो, 365 दो, किसानों को तो जितना दोगे उतना कम। जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया भी जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका के न्यूज में। प्रकाश जी, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अगर इन्होंने ये किसान जवान सम्मान दिन मना लिया तो क्या सारी नाराजगी किसानों की दूर हो जाएगी? क्या लगता है, क्या सही में ये पॉसिबल है, या तो फिर कुछ किसानों को सम्मानित करके क्या सारे किसान अपने गम भूल जाएंगे? इसमें किसान जवान सम्मान दिन जो कर रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन किसानों की मूल समस्या के मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको नहीं मिल रहा है। गुजरात में भी ऐसी परिस्थिति है, ऐसी है कि किसान है उसका सम्मान तभी होगा जब क्रॉप इंश्योरेंस है या दूसरी सहूलियतें जो मिलनी, बिचौलिए जो होते हैं, तो किसान को सम्मान करना है तो 12 महीना सरकार को करना चाहिए। और ये सम्मान दिवस उजवते हैं कि उसको किसान जवान सम्मान दिन का उजवनी की कोई बात सही है, लेकिन उस दिन उनको घोषणा ऐसी करनी पड़ेगी जो एक अकेले बीजेपी के किसान नहीं, तो पूरे देश के किसानों के लिए उनको कोई ना कोई घोषणा करनी पड़ेगी, जिससे किसान वर्ग अभी नाराज है, धरती पुत्र नाराज है। उनको खुश रखने के लिए या उनके फेवर में न्याय की बात सरकार को करनी पड़ेगी। अब जैसे शिक्षा क्षेत्र है, किसान है, आरोग्य क्षेत्र है, तो सरकार लगभग निष्फल है, सभी राज्यों में सफल नहीं हुई है ये सरकार। तो उनको कुछ न कुछ ये जो और किसानों की जो योजना पहले बनी है उसका ही लाभ से वंचित रह जा रहा है किसान, तो वो लाभ भी उनको पूरा बेनिफिशियरी किसान है उधर तक। तो किसान वर्ग नाराज है, उसको खुश करने के लिए यह किया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ किसान उससे सम्मानित दिवस से खुश नहीं होगा। उसको जब तक रियली उसको वास्तविक नहीं लगेगा, ये काल्पनिक बातें हैं सरकार की, एक वायदा बाजार प्रोमिसेस है, लेकिन जो प्रोमिसेस देते हैं वो भी पूरी नहीं हो रही किसानों की। तो इसमें किसानों को कुछ भी लाभ घोषित करना पड़ेगा, तभी किसान सम्मानित कहा जाएगा। और सभी किसानों को एकत्रित करना चाहिए, यदि देना है तो अकेले बीजेपी पक्ष के किसान होवे या सरकारी पक्ष के होवे, वो नहीं होना चाहिए। और जय जवान जय किसान जो है मुख्य है, धरती पुत्र भी है और हमारे देश की रक्षा तो दोनों का सम्मान करना और
उसको हमेशा रखना चाहिए। आर्टिफिशियल कोई सम्मान नहीं होना चाहिए, जी वो हमेशा जी से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, ऐसा मेरा अभिप्राय है जलपा जी। जी बिल्कुल। नासिर जी आपकी ओर आना चाहूंगी। ठीक है, सम्मान दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन सम्मान दिन से लगता है कि अगर एनालिसिस दिन रखा होता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि अभी भी अगर हम किसानों की बात करें या फिर जवानों की बात करें, उन्हें जो सरकारी जो लाभ है वो मिलना चाहिए, वो मिलते नहीं है। अगर इस दिन को अगर एनालिसिस दिन रखा होता तो शायद सरकार के लिए भी ज्यादा अच्छा होता और किसानों और जवानों के लिए तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता। जलपा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और काश सरकार सुन रही होती कि एनालिसिस का दिन रखना चाहिए। देखिए, दो तीन चीजें मैं फिर आंकड़ों के सामने के साथ रखना चाहूंगा आपके सबके बीच और आपके माध्यम जी से। देखिए, इन्होंने हाल ही में मेरे ख्याल से मेरे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा डेटा दिया, मगर इन्होंने एक योजना लॉन्च करी थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके बारे में अभी पैनलिस्ट ने बोला भी। देखिए, ये जो है योजना थी, ये अभी तक जमीनी स्तर पे हर तरीके से नहीं पहुंची है किसानों के बीच, पहली चीज। दूसरा, ये पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैंने भी आपको एनएसएसओ का डेटा दिया, अब अगर आप थोड़ी एनालिसिस करें, जैसे आपने भी पॉइंट बोला, हमारा ये मानना है और कह रहा हूं, ये डेटा पब्लिश्ड है 2013 से लेकर, और मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पूरे देश भर की बात कर रहा हूं। 2013 से लेकर अब तक 2020 तक 7 साल में ये डेटा आया है कि लगभग आगे पीछे कुछ नंबर हो सकता है, बट लगभग मोटा मोटा 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं कर्ज के कारण, मतलब जो डेट में है कर्ज के कारण। तो अगर आपने 3 कानून लाए तो सबसे पहले तो आपको यह देखनी चाहिए, कर्ज माफ करना एक अलग बात है, मगर हित में सबसे चाहिए बार बार डेट में ऐसा क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है कि वो बार बार कर्ज में जा रहा है। अगर आपने थोड़ी सी इसमें मेहनत कर ली होती पिछले 6-7 साल में, तो आपको इसका समाधान मिलता। और मैं आपके सामने एक और रखना चाहूंगा चीज। देखिए, जहां तक ये 3 कानून का सवाल है, अभी हमारे पैनलिस्ट हमारे मुद्दा है, मैं आपको बता दूं 80 से ज्यादा ने उत्तर प्रदेश में खास करके, और मैं उसी का उदाहरण पूरे देश में देना चाहूंगा, प्रतिशत से ऐसे ज्यादा किसान है, 2.5 हेक्टेयर से जमीन कम है, 2.5 हेक्टेयर की जमीन कम है, उनके पास आज सहूलियत नहीं है अपनी, कि वो अपना जो उपयोग है, जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जाके किसी और मार्केट में बेच पाए, क्योंकि उनके पास सहूलियत नहीं है। उनके पास वो कर्ज से फंसे पड़े हैं, उनके पास अपना जो वो सामग्री बना रहे हैं, जो अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कैसे ले जाएंगे दूसरी जगह बेचने के लिए। तो जहां तक ये एपीएमसी का भी मुद्दा है, जो इन्होंने 3 कानून में लाए, वो भी गलत है। हम आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के एक पॉइंट हम ये बोलना चाहेंगे, रखना चाहेंगे जलपा जी, आप एपीएमसी को कम बनाइए, ताकि किसान, उनको आप टेक्नोलॉजी से जोड़िए, का सहायता इस्तेमाल कर, किसान भाई जो है, हमारे अन्नदाता जो हैं, वो जाके अपनी मंडी पास, जहां मंडियां हैं, वहां पे जाके टेक्नोलॉजी के जरिए अगर जोड़ा जाए उन मंडियों को, तो वो अपना जो प्रोड्यूस है, जो अपना वो उपयोग जो बना रहे हैं, जिसपे मेहनत कर रहे हैं, वो जाके अपनी फसल जाके वहां बेच पाए। दूसरा पॉइंट, मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से फिर से, कि देखिए, जब समाजवादी अखिलेश यादव जो हमारे मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उस टाइम हम लोगों ने कई सारी मंडियों में काम किया, जैसे कि में हमने आलू की मंडी की स्थापना करी, हमने इटावा में और फर्रुखाबाद में हमने अनाज लगाए, अनाज की मंडी की स्थापना करी। लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे में हमने ये भी कहा, हमने इंडिया का, भारत देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया, 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे। हमने कहा कि हमारी सरकार अगर रहती तो हम दोनों तरफ उसके हम मंडियां बनाते, ताकि जो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे जो किसान हैं बेचारे, हमारे किसान भाई जाके उसी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे मंडियों पे अपना सामान बेच सकते थे। किसी सरकार ने विजन के तौर से लंबा समय सोच के लिए इन लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया। और हमारा बार बार यही मतलब है, हम देखिए, हम ऑपोजिशन है, हम विपक्ष के नाते हमारा ये हक सरकार को सही चीज दिखाएं और एक शीशा दिखाएं और बुलंद करें आवाज किसानों की। हमारा ये मानना है
कि आप जी। इनकी आमदनी कब दोगुनी करेंगे। हमारा ये मानना है कि आप मंडी को कब सक्षम बनाएंगे। हमारा ये मानना है कि आप किसानों को कर से कब बाहर निकालेंगे। हमारा ये मानना है कि आत्महत्या जो हो रही है 12,000 किसानों की हर साल, इस पे आप कब कमेटी बिठाएंगे। हमारा ये मानना है कि किसानों के लिए आप कब उनकी टेक्नोलॉजी को, उनको और टेक्नोलॉजी देंगे, उनको टेक्नोलॉजी जी, का सहारा बिल्कुल। देंगे, ताकि किसान जो है आगे जी। परेशान ना रहे और उसकी जी। उत्पाद और जी। बढ़े। हमारे ये डिजिटल सारे इंडिया पॉइंट की हैं। बात होती है, लेकिन वो रियलिटी में हर क्षेत्र में नजर क्यों नहीं आता। जी, बिल्कुल। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल जल्पा जी। और हमें पूरा विश्वास है कि आपने टेक्नोलॉजी को जोड़ा, आपने अगर एमएसपी पे सही तरीके से आपने एमएसपी को दिया। आज किसान क्यों परेशान है? किसान इसलिए परेशान है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे मॉन्सेंटो हैं, और यूएस में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा जी। देश दुनिया भर में, आपका अमेरिका जो देश है, उसमें यही कानून लागू हुआ था। मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने 3 कानून इन्होंने कोशिश करी लाने की, अब तो पास कर ही दिया इन्होंने, किसान के बगैर बात, जी। ना उनसे बात करी, ना उनसे सलाह ली। और आज किसान, जब ये कानून लाए गए अमेरिका देश में, आज किसान सबसे गरीब है वहां पे। आपके सामने उदाहरण है ये। तो ऐसी क्या वजह जी। है, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों को किसानों के बीच में उनके मुंह में ढाल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि किसानों को, आप बोल रहे हैं कि आप अपनी जमीन पे, आप अपने जमीन पे आप इनके लिए काम करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। आज किसान क्यों डर रहा है? किसान इसलिए डर रहा है क्योंकि वो कहता है कि जो मेरा उत्पादन है, मैं उस पर जी। कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो आएंगी और ये बोलेंगी कि आलू अगर आपको बनाना है तो आप आलू का ये साइज रखिए, ना कि जो आप जी। बना रहे हैं। तो ये जो जी। कमोडिटाइजेशन जो कर रहे हैं किसानों के उत्पादन के जी। लिए, हमारा जी। सवाल ये है कि इसको कब मानेंगे। किसान इसीलिए परेशान है, वो कहता है कि जी। आपने इसको कमोडिटी बना दिया आपने हमारे उत्पादन का, और हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा क्वालिटी पे, कंट्रोल पे। जी। और जिस दिन आप चाहेंगे हमारा प्राइस कम कर देंगे और एमएसपी से जी। भी कम हो जाएगा। जी, और सरकार की और तरफ से फिर सरकार जो है क्वालिटी लिखित क्या, में क्यों नहीं दे रही ये है? है प्रश्न। जी, जी बिल्कुल। प्रशांत जी, मैं आपकी ओर भी आना चाहूंगी। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं किसानों की, जहां पर हम बात कर रहे हैं जवानों की, एक मुद्दा ये भी होता है कि कहीं ना कहीं किसान की अगर बात करें, अभी तो आंदोलन चल ही रहा है, अगर जवानों की बात करें, यहाँ पर ये दिन पर ये भी ऐलान किया गया है कि जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं वो जवानों के जो परिवारजन हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा ये है कि जो जवान शहीद हो जाता है तो बाद में उसकी परिवार का क्या सही में ख्याल रखा जाता है, या फिर सिर्फ एक दिन सम्मानित करके बस दिखावा हो जाएगा। नहीं, देश जब से आजाद हुआ तब से हमने जवानों को बहुत ही रिस्पेक्ट दिया हुआ है। वो शहीद जवान हो कि अभी बॉर्डर पे खड़ा जवान हो, हम उसको सैल्यूट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और सरकार कोई भी हो, जवान और डिफेंस में कभी भी पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो लोग देश की रक्षा करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी सरकार, ये पिछले 70 साल की और ये 7 साल की, सब लोगों ने जितना हो सके उतना डिफेंस के लिए काम किया है, उनको कुछ ना कुछ दिया है। अभी शहीद जो हुए उनके परिवार को क्या हेल्प मिलती है सरकार से? मिलती भी है, अच्छी मिलती है, सबके लिए कुछ ना कुछ डिक्लेयर करते हैं। उनके बाद उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एक ऑप्शन छोड़ते हैं। तो जो भी उनके ऊपर जो आधारित होते हैं, उनके फैमिली का जो पिलर्स होता है, क्योंकि मेन आदमी चला जाता है, उसके बाद उनके फैमिली में से उसकी वाइफ को, बेटी को, बेटे को, किसी ना किसी को अगेन उनको वो चांस मिलता है। देन वो कि डिफेंस को हमने थोड़ा ज्यादा मतलब एग्रेशन वे पे कुछ ज्यादा हम उनको मटेरियल इक्विप करते हैं। तो कैसे इक्विप करते हैं? वो टेक्निकली करते हैं, सोशली करते हैं, फील्ड पे करते हैं, उनकी फैसिलिटीज में करते हैं, कैसे इक्विप करते हैं वो देखना है। तो जैसे 2 इश्यूज है, एक तरफ हमने बोला कि उनको मतलब ओपन डोर दिया गया है, वो अपनी तरफ से फ्रीडम के हिसाब से काम कर सकते हैं। उनको राफेल जैसी क्राफ्ट दिए गए हैं, राफेल जैसे लड़ाकू विमान दिए गए हैं। दूसरी बात यह है, काफी जो कंप्लेंट हमने सुनी है कि इंटरनल स्टाफ को मतलब उनके फूड जो जाते हैं, उनकी फूड की क्वालिटी, उनकी लिविंग स्टाइल की क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनको जो फैसिलिटीज जो सीमा पे दिया जाता है, वहीं पर जो वहां पर कुछ कैच था। कोई 1-2 वीडियोस भी अपने सामने आए थे जिसमें फूड की क्वालिटी अच्छी थी,
और जिसने विरोध किया था उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। और वो बंदे ने शायद, जहां तक मुझे याद है, 2019 में लोकसभा में मोदी साहब के सामने ही वो वाराणसी से लड़ा था वो बंदा, और उसने बहुत ही एग्रेशन वे पे कैंपेनिंग किया था। वो बात अलग है कि मोदी साहब की चाहना और 360 डिग्री व्यूज कुछ अच्छा है ज्यादा, कि उसको मतलब जो मिलना चाहिए वो वोट भी नहीं मिले थे डिफेंस के नाम पे, वो सिंपैथी भी नहीं मिली थी लोगों से, वाराणसी के लोगों से। तो ये डिफेंस में हम जितना दे उतना कम है, क्योंकि अपना मेजर पिलर वही है। वो लोग देश के लिए, देश की बॉर्डर पे खड़े हैं, वो जगते हैं इसलिए हम सो सकते हैं। और हमारे भारत के जवान को वो ट्रेनिंग, वो शिक्षा और वो एक जुनून दिया गया है, और वो भी बोलते हैं वो देश के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। तो उनको जितना दे उतना कम है, सरकार कोई भी हो। मैं तो बोल रहा हूँ देश में कल सरकार किसी और की भी आ जाए, उनको जवान के लिए सोचना पड़ेगा, उसके परिवार के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज उनका परिवार, उनका बेटा देश को सौंप रहा है। बाकी सब आप एसी कैबिन में बैठ रहे हैं, लेकिन वो लोग धूप में भी है, छांव में भी है, बारिश में भी है। तो उनको जितना दे सके, उनके लिए सम्मान प्रोग्राम स्पेशल नहीं होता है, बिल्कुल 5 डेज सम्मान के लायक होता है, कि वो हमारा अन्नदाता है। वो आज अनाज बोता है, पकाता है और बेचता है और बाजार में लाता है, तब जाके हम खाना खाने के लिए लायक होते हैं। तो किसानों के लिए भी सेम, उनके जितने भी पेन एरिया है उनको एड्रेस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एक साल होने को आया और हमारे किसान उनके व्यूज लेके बैठे हैं, दिल्ली की बॉर्डर जाम करके बैठे हैं और उनको सुनता नहीं है। 12-12, 15-15 सिटिंग हो जाती है, फिर भी कंक्लूजन पे सरकार नहीं आती है, ना कंक्लूजन पे किसान आते हैं। तो वो क्या कैच है? अभी एक लेवल ऐसा था, तब मैं खुद बोल रहा था कि अभी ऐसा स्टेज आ चुका है कि खुद प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा, वो उनको मार्केट में आना पड़ेगा, उनको लोगों से बात करनी पड़ेगी कि एक्चुअल पेन क्या है। काला कानून है तो आप क्यों काला बोल रहे हो, और आप इसको व्हाइट बोल रहे हो तो क्यों ऐसे व्हाइट है, या ऐसे मतलब जी, क्लोज वाइज चर्चा होनी चाहिए विस्तृत तरीके से। विस्तृत चर्चा करो, खुल के चर्चा करो, बैठ के चर्चा करो। और प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री आखिर में मतलब ही इज द सुप्रीमो, ही इज द बॉस, और उन्होंने भी ये डिसाइड किया है, तो उनको बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि मुझे आपको 56 पकवान खिलाने हैं, लेकिन आपको खाना ही नहीं है, तो मैं क्यों फोर्सफुली आपको खिलाऊं? भाई जैसे हो, जो खा रहे हो वही खाओ। ये कानून ठोक देने से क्या होगा? ये क्यों देना है आपको? तो अगर आपको देना है और आपके पास जस्टिफिकेशन है तो आप खुद आके बोलिए ना, आप ओपन में आके बोलिए कि भाई ये चीज इतना डिफरेंस है। अभी मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आऊँ, मैं तो न्यूट्रल एनालिस्ट हूँ, लेकिन इसीलिए कि मुझे एक हेल्दी चर्चा करनी है। आपकी यूपी में सरकार रही है, इससे पहले आपकी ही सरकार थी, तो किसानों के ऐसे कौन से कानून पहले थे कि इससे आने से डेविएशन या बैलेंस जो हिल गया हो, और जो आपकी दृष्टि से गलत है वो आप भी थोड़ा लाइट दीजिए, प्रकाश दीजिए इसके ऊपर। क्योंकि हमारे गुजरात में 25 साल से एक ही सरकार है, भाजपा की सरकार चल रही है, हमारे यहाँ कोई चेंज नहीं है, हमारे यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। तो किसानों के कायदों में या कानून में, फॉरगेट कानून, लोकल व्यवस्था आपकी क्या थी? क्योंकि आपके पहले बीएसपी की सरकार थी, तो बीएसपी की सरकार, फिर सपा की सरकार और अब भाजपा की सरकार। तो लोकल वे में ऐसे क्या चैलेंजेस और चेंजेस आए हुए हैं जो आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार उसको फुलफिल करने में नाकामयाब रही? जी बिल्कुल। जी बहुत अहम प्रशांत भाई ने बहुत अहम सवाल उठाया है, मैं आपको बता दूं। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा प्रशांत भाई, जहां तक हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, और बार बार मैं आपके सामने ये पेश करना चाहूंगा, रखना चाहूंगा कि जब भी हमने इस पे ज्ञापन लिया, चाहे किसानों से लिया और हमारे जो एडवाइजर हैं और सबसे, और मैं उस टीम का मेंबर रह चुका हूं जो मुख्यमंत्री के एडवाइजरी कमेटी पे किसानों का मुद्दा उठा था। और देखिए हर जगह एक बात ये आई थी कि जो भी सरकारें आई, चाहे वो समाजवादी पार्टी भी ना क्यों ना हो, उससे पहले बीएसपी की सरकार थी प्रशांत जी, उसमें एक बड़ी समस्या थी। सब ये कहते थे कि हम कर्ज माफ कर देंगे, मगर हमने ये सोचा कि कर्ज माफ तो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। अब जैसे आपने एक बात बोली कि डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, मैं आपको बता दूं ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। देखिए कर्ज तभी हट पाएगा जब आप किसानों का जो उत्पादन का मुद्दा है और लॉजिस्टिकल चैलेंज है, जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा कि हम और मंडियां बनाएं। इसीलिए मैंने आपके ये सवाल से पहले मैंने जलपा जी से यही पॉइंट रखा आपके बीच और सबके बीच कि हमने कोशिश ये किया। देखिए वो अलग बात है कि
हमारा प्रयास जनता के बीच हम लोग उनको कन्विंस नहीं कर पाए, इसलिए सरकार हमारी हट गई। मगर मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। लॉन्ग टर्म हमारा जो पर्सनल बिलीफ था समाजवादी पार्टी का, यह मानना था कि आप उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे, उत्पादन के लिए कैसे कैसे टेक्नोलॉजी जोड़ी जाएंगी किसानों के लिए। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूंगा, उदाहरण दूंगा। जैसे मैंने आपको बोला कन्नौज में, प्रशांत भाई, जलपा जी, मैंने आपको बताया आलू की मंडी वहां बनाई गई। मैंने आपको बताया अनाज की मंडी फर्रुखाबाद और इटावा में बनाई गई। तो ऐसे कई प्रयास थे जो हम करना चाह रहे थे और हम कोशिश कर रहे थे कि हम कंप्लीट करके दें। और जब तक हमने वो प्रयास किया, सरकार का समय आ गया हटने का। और मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा, हमारी सरकार ने, क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है कि बीएसपी पहले थी, समाजवादी पार्टी अब आई, उसके बाद भाजपा आई, तो हमने क्या किया? देखिए, हमारा प्रयास ये था एक टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं दो आंकड़े रखना चाहूंगा आपके सामने। बाबा रामदेव, जो एक बहुत माननीय और फेमस पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने, मैं आपको बताऊंगा, जो अखिलेश जी से मिलने आए थे, उनको तुरंत 500 एकड़ की जमीन उत्पादन के लिए दी गई हमारी सरकार में, मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार में। और मैं आपको ये भी बता दूं, दूध के उत्पादन में, क्योंकि ये भी कृषि से जुड़ा है, दूध का मामला, दूध के मामले में प्रशांत भाई और जलपा जी, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा एक और आंकड़ा कि अमूल, जो आपने नाम सुना होगा अमूल प्लांट का, सबसे बड़ा दूध का उत्पादन अगर हुआ तो वो अमूल के 2 मिल्क प्लांट हमारी सरकार, मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 17 में बनी, और उसका उत्पादन सबसे नंबर 1 पे पहुंचा पूरे देश भर में। और मैं ये डेटा आपके सामने ऐसे नहीं फेंक रहा हूं, मैं डेटा आपको वो कह रहा हूं जो आप कन्विंस, आप इसको एक बार चेक करा लीजिए, वेरीफाई करा लीजिए, क्योंकि मेरा मुद्दा और मेरी जो मैं आपको जो डेटा दे रहा हूं, मैं ऐसे हवे में बात नहीं कर रहा हूं। तो दूध के मुद्दे के, क्योंकि कृषि से जुड़ा है, मतलब ये कृषि का मामला है, कृषि से जुड़ा है, तो दूध पे भी हमने सबसे ज्यादा, हमने उसका उत्पादन कैसे बढ़ाया, हमने टेक्नोलॉजी से जोड़ा, हमने उसका सबसे बड़ा प्लांट बनाया। तो एक समाजवादी पार्टी सरकार की एक विजन थी, और मैं प्रशांत भाई से बिल्कुल सहमत हूं। अगर जनता हमें मौका देगी, फिर से हम इस बार ऐसी नीतियां लाएंगे कि जिससे किसान, सबसे बड़ा मुद्दा किसान का कर्ज का है, और हमें शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं देनी है। मैं आपको बता दूं जलपा जी, अगर हम ये बोलेंगे कि हम 14 दिन में या 1 महीने में या 2 साल में हम सब किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, ये तो जुमलाबाजी हो जाएगी, जुमला रह जाएगा। हमारा ये मानना है कि हम टेक्नोलॉजी को जोड़ें। हम चाह रहे हैं कि हम मंडियों को और सक्षम बनाएं, हम मंडियों को और अच्छा बनाएं, हम ई मंडियां जोड़ें उसके साथ। हम चाहें कि हमारे जो किसान हैं, भाई हैं, वो उनका उत्पाद कैसे और बढ़े, और ताकि वो प्रॉफिट में आए। क्योंकि आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, चुनाव से पहले मैं आपको बता दूं भाजपा का क्या काम रहता है। भाजपा का काम यह रहता है कि चुनाव से पहले डीबीटी की बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। आज की डेट में, जैसे प्रशांत भाई ने बोला, 6,000 रुपए दिया जा रहा है, तो 6,000 रुपए से आप ये बता दीजिए, जो आज का गैस का सिलेंडर है, जो आज आपका पेट्रोल और डीजल का है, वो 6,000 रुपए में एक आम आदमी और किसान कितना चला लेगा? आप ये बताइए। रसोई गैस जो है, जलपा जी, आप लेडी हैं, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके घर में आपकी माता होंगी, आपकी बहनें होंगी, उनसे पूछना चाहूंगा कि आप लोग कितना परेशान हैं, आम जनता कितना परेशान है कि रसोई गैस का जो प्राइस है आज वो कितना ऊपर चढ़ गया है। मेरे घर में मेरी बहन है, मेरी वाइफ है, मैं उनसे जब पूछता हूं तो वो बताती हैं 885 रुपए, अभी हाल ही में 25 रुपए और बढ़ा दिया इन्होंने गैस का सिलेंडर का दाम। तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 6,000 रुपए का देने का क्या मतलब रहा? आप जनता के बीच में आंकड़े रखते हैं 6,000 रुपए का, मगर उल्टी तरफ आपने महंगाई चरम पे कर दी, डीजल पेट्रोल आपने चरम पे कर दिया। 100 रुपए तो कभी सोचा ही नहीं था किसी ने। 1.5 साल 2 साल पहले 75-73 रुपए चल रहा था, 2 साल में आपने 100 रुपए बढ़ा दिया, आपने 25 रुपए बढ़ा दिए, 25% बढ़ा दिया आपने डीजल और पेट्रोल का। तो बात यह है कि जो भी इनपुट है, जो भी सहायता चाहिए किसानों को, आपने तो उनको
दुगनी करते हुए उनकी आय ना दुगनी करके आपने तो उनका कर्ज और बढ़ा दिया। जी, आपने उनका कर्ज और ही बढ़ा दिया कि उनकी जो भी सामग्री चाहिए जलपा जी उनको अपने उत्पाद के लिए वो भी आपने खत्म कर दी। तो भाजपा का मसला ये, और मैं आपके सामने फिर ये बोलना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि आपके बार बार आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जनता, मेरा गुजारिश है जनता से कि जनता इस बार नहीं बहके, जनता हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे नहीं बहके, वो मुद्दे पे रहे। मुद्दा ये है महंगाई का, मुद्दा ये है किसान भाई परेशान है, मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इन भाजपा का मैं आज आपके सामने बोलना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा रहेगा चुनाव में, वो है हमारे बीच हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच कैसे लड़ाई कराई जाए, और कोई मुद्दा नहीं रहेगा। और मैं चाहता हूं आपके सारे व्यूअर इस पे थोड़ा सोचें, कुछ काम ना लगे वहां पर जाति ज्ञातिवाद समीकरण लगा, जी हाँ, जातिकरण करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरह नासिर जी बता रहे थे, उन्होंने बात की थी टेक्नोलॉजी की। अगर हम दूसरे देशों के मुकाबले देखा जाए तो कहीं ना कहीं भले ही हमारा कृषि प्रधान देश हो, लेकिन कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 50 साल पीछे हैं हम। यानी कहीं ना कहीं जब आय दोगुनी होने की बात होती है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। ठीक है, हम सम्मान दिन को भी मना लेंगे, सेलिब्रेट कर लेंगे, लेकिन उससे क्या होगा? हम 50 साल आगे एक दिन में तो नहीं चले जाने वाले। हमारा देश कृषि प्रधान देश होते हुए भी टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रहा है, और इसके पहले जो भी सरकारें आई है उन्होंने प्रलोभन देकर के कुछ भी बातें करी है, शॉर्ट टर्म प्रलोभन दिया है, और उसका इम्प्लीमेशन नहीं हो पाया है। गुजरात में भी अभी सोलर की सब्सिडी थी, अब उन्होंने विड्रॉ कर ली, तो गुजरात के किसानों को भी नुकसान पहुंचा है कि सरकार एक तरफ सब्सिडी देती है, दूसरी तरफ सरकार मिनिमम जो सपोर्टिंग प्राइस है वो भी नहीं मिल रहा है किसानों को। तो किसान लोग वैसे परेशान है, लेकिन बड़ी कंपनियां हैं, जो विदेशी ताकत है, कॉरपोरेट सेक्टर है, वो कहीं से बैकडोर से एंट्री कर रहा है, ऐसा निश्चित माना गया है। और प्रजा भी समझती है कि इसमें किसान जो है वो एक अपना जो धरती पुत्र को अपने उसको एक गुलामी की दिशा में ले जाना, वो भी एक अन्याय है उसके साथ, कि वो विदेशी कंपनियां या कॉरपोरेट सेक्टर या बड़े उद्योग ग्रह उनको बोले वही करने का है, तो उसकी आज़ादी छीन ली जाती है किसानों की। यह तो नहीं होना चाहिए। और अभी जो इलेक्शन आएंगे जो विधानसभा के कुछ राज्यों में है 2022 में, तो प्रजा की नाराजगी पहले से बढ़ी हुई है। पेट्रोल डीजल में अभी जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, और एक तरफ जो क्रूड ऑयल के प्राइस घट रहे हैं। यह पहली बार देश में बन रहा है कि क्रूड ऑयल के भाव बढ़ते थे तब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे। अभी उल्टी परिस्थिति चल रही है कि बढ़ रहा है तो प्रजा परेशान है, पीड़ित है, ये बात निश्चित है। और वो चुनाव में प्रजा का जो आक्रोश है वो दिखाई पड़ेगा, ऐसा अभी माने तो चलेगा। और वही मानना जरूरी है कि प्रजा, किसान, जवान लोगों के लिए तो अपने कुछ बोल ही नहीं सकते। जवान के लिए जो है पूरा देश न्यौछावर है कि जवान हमारे देश की रक्षा करता है, उसको प्राधान्य देना बहुत जरूरी है। और किसान धरती पुत्र होते हुए उसको भी प्राधान्य देना जरूरी है। लेकिन किसान को लोभ लालच दिया जाता है, और दूसरे लोग जो है किसान की जो उसके साथ जुड़ करके और नेतागिरी करके और उनका शोषण करते, आर्थिक शोषण हो रहा है। उससे किसान को मुक्त कराने के लिए जो सरकार वचन देगी, प्रजा उसी को वोट देगी, ऐसा मेरा अभिप्राय है। जी जी, आपकी ओर आना चाहूंगी प्रशांत जी। अगर हम पॉलिटिकल एंगल को अगर साइड में भी रखते हैं तो कोरोना काल में हमने ये भी देखा था कि कहीं ना कहीं जीडीपी जो कुछ हद तक संभला था या उतनी नीचे नहीं गिरा, उसका कारण था कृषि क्षेत्र। और दूसरे हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम जवानों की बात कर ले तो हमारा डिफेंस जितना मजबूत होगा उतना ही देश के लिए अच्छा होगा, जो हम अफगानिस्तान के एग्जाम्पल से समझ ही सकते हैं। यानी अगर पॉलिटिकल एंगल साइड में रख के ये जो नारा सालों पहले दिया गया था, बहुत सोच समझकर, जय जवान जय किसान, अगर सही में इसे फॉलो करें तो क्या परिस्थिति रही, हमारा देश कितने आगे बढ़ जाएगा?
ये दोनों एक सिक्के की दो बाजू है, हिंदुस्तान की दो बाजू है। जवान है तो बॉर्डर सिक्योर है, और अंदर ये लोग हैं तो हम खाना खाने के लायक रहते हैं, वरना खाएंगे क्या, लाएंगे कहां से। तो जय जवान जय किसान का नारा जिसने भी दिया हो उसको नॉन पॉलिटिकल बनाओ सबसे पहले। ये कांग्रेस ने दिया था इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तो न्यूट्रलाइज होना चाहिए और अकॉर्डिंगली वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। देखिए, जवान के ऊपर बोलना चाहे मतलब बोलने बैठे तो हमको एक वीक भी कम पड़ता है, और काफी सारे इश्यूज है डिफेंस और सिक्योरिटीज को लेके। इश्यू नहीं मतलब उसकी बातें हैं, हमारे हिंदुस्तान की वो गर्व लेने जैसी बात है कि हमारी सेना बहुत ही कैपेबल है, बहुत ही वेल इक्विप्ड भी है। अफगानिस्तान में इतना हो गया, आप देख लो कि अफगानिस्तान में इतना घुस गए, तब तक क्या कर रहे थे, अमेरिकी सेना थी, फिर भी ऐसा हो गया। उसके सामने हम बहुत ही कैपेबल हो गए। अभी वापिस किसान पे आता हूं तो सिर्फ 3 स्टेप की फॉर्मूला है। कोई भी किसान कोई भी देश में 3 चीज, हमारा देश में मतलब वो थोड़ा ज्यादा पॉपुलेशन है तो अलग बात है, कोई भी देश में कोई भी किसान 3 चीज एक्सपेक्ट करेगा। सबसे पहले कि उसको जो भी उसकी जो सीडिंग करनी है उसके लिए फर्टिलाइजर उसको सस्ते भाव में चाहिए और इमीडिएटली अवेलेबल चाहिए। ऐसा नहीं कि भी नहीं मिल रहा है, सो नजदीक से उसको फर्टिलाइजर मिलना चाहिए, उसके खेत में उसको पानी मिलना चाहिए, पानी और बिजली दोनों अच्छा मिलना चाहिए, और जो प्रोडक्शन होता है उसको एमएसपी या उससे भी अच्छे रेट में उसका सेल होना चाहिए। ये 3 चीज मिल जाए किसान खुश होता है। अगर ये 3 चीज से बाहर आ जाते हो और बाढ़ आई, दुकाल आया, कुछ भी आया, तो उसको क्रॉप इंश्योरेंस मिल जाना चाहिए। बस ये 4 स्टेप अगर फॉलो होते हैं तो कोई भी किसान नाराज नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। तो फिर ये पेन क्यों है? हम 70 साल से मतलब आजादी 75 साल हो गए आजादी को। ये 4 स्टेप की फॉर्मूला, और ये तो सरकार की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गांव को बड़ा करना, किसान को बड़ा करना, खेत को बड़ा करना, प्रोडक्शन को बड़ा करना, कोई भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसमें पेन क्यों है? 75 साल से हम यही बात पे क्यों चर्चा कर रहे हैं? आज की तारीख में हमें चर्चा ये करनी चाहिए कि भी किसान को इतनी टेक्नोलॉजी, इतना एडवांसमेंट कि वो उसके खेत में एक नहीं 4 डिफरेंट ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर रहा है, वो वहां से रेल पे बैठा रहा है, रेल एपीएमसी जा रहा है, एपीएमसी से एक्सपोर्ट भी हो रहा है, और किसान को घर बैठे सब कुछ मिल रहा है। वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे हम वो जनरेशन में बैठे हैं। और हमारे मतलब पता नहीं, हमको विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु के बाकी देश में क्या चल रहा है किसानों के लिए, वो भी जरा उसका एनालिसिस आप कर लो, उसका डेटा ले लो, उसकी टेक्नोलॉजी समझ लो, उसकी प्रोसेस समझ लो, उसकी मेथोडोलॉजी समझ लो, और वो अपने देश में इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते जब हम इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं तो। और आज की तारीख में भी सेक्टर ले लो, एग्रीकल्चर इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर सेक्टर टू द जीडीपी। तो जीडीपी अगर टिकी रही है तो सिर्फ किसानों की वजह से टिकी रही है, इसलिए उसको सम्मान देना बहुत ही जरूरी है। उसको आप ऐसा कुछ लोगों को मजबूर हो जाए, ये होनी चाहिए। आज की तारीख या तो वो मतलब टिफिन लेके नौकरियां ढूंढ रहा है, या तो फिर अपना देश छोड़ देता है। तो लोग किसान बने आज की तारीख में, अर्बन किसान, मैं तो अर्बन किसान नाम देता हूँ उसको, कि मुझे भी ऐसी इच्छा हो जाए कि यार मेरा एक खेत हो 2 एकड़ का, तो मैं भी खुद जाके खेती करूं, क्योंकि इसमें मुझे स्कोप दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, और एटलीस्ट मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ मेरे देश को। तो हर एक आदमी को ऐसा लगे कि मैं किसान बनूं। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग बात, 543 एमपीज में से कम 300-400 एमपी प्रोफेशनली किसान लिखवा रहे हैं। हमारे गुजरात में 182 एमएलए है, उसमें से 160 एमएलए प्रोफेशनली किसान लिखा रहे हैं। यूपी की बात करूं तो 403 में से 300 से ज्यादा एमएलए किसान लिखा रहे हैं। अगर आप किसान हो, आप जनता के प्रतिनिधि हो, आप सरकार में हो, तो फिर आप किसान की बात सुन समझ के उसके लिए अच्छी फैसिलिटीज क्यों खड़ी नहीं कर सकते हो? ये सबसे बड़ी चैलेंज है। और कहीं ना कहीं ये जो कैच है वो मंशा में है, सरकार की मंशा में होती है। सरकार की अगर मंशा है तो किसानों के लिए डेफिनेटली कुछ अच्छा करना चाहिए। जी बिल्कुल। नासिर जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम जवानों की बात कर रहे हैं, अगर हम कृषि क्षेत्र की बात कर ले या रक्षा क्षेत्र की बात कर ले, क्या सही में इस पर राजनीति मतलब कब बंद होगी? क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ मुद्दे, अगर कोई भी पार्टी हो कुछ अच्छा लाना चाहती है, स्टेट में हम देख ले, अगर बोलती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष में जो होता है वो उसका विरोध करता है, या फिर विपक्ष कुछ सजेशन देते हैं, या उनकी कोई पुरानी पॉलिसी है तो नई पार्टी आती है और उससे कहीं ना कहीं साइड आउट कर देती है कि नहीं, अगर हम इसमें ही आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं विपक्ष अच्छा था और उनकी रणनीति सही थी, इसीलिए वो सही साबित हो जाएगी।
यानी कि 2 क्षेत्र तो कम से कम ये ऐसे होने चाहिए जिसमें हम मतलब राजनीति को थोड़ा दूर रखें। सत्ता पक्ष को भी समझना होगा और विपक्ष को भी समझना होगा। जलपा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मगर जहां तक देखिए मैंने का मुद्दा रहा है, और मैंने रक्षा पे तो बात ही नहीं करी, तो मैं उस पर भी थोड़ा अपनी पार्टी का लाइन आपके सामने रखना चाहूंगा, आपके व्यूअर्स के बीच में। देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, किसानों का मुद्दा हमारे लिए अहम इसलिए है क्योंकि हमारी पार्टी, जैसे अभी प्रशांत जी ने बोला, एमएलए की बात करी और विधायकों की बात करी, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी पार्टी तो किसानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी, मैं तो ओपनली आपके सामने रख रहा हूं कि किसानों की पार्टी। मेरे खुद किसान की जमीन है मेरे पास, मेरे गांव में। तो मैं दिल्ली में जरूर रह रहा हूं, मगर मेरे पास मेरी पास जमीन है किसान की। तो मुद्दा ये है, बात ये है कि जब समाजवादी पार्टी ही किसानों की पार्टी है और किसान और समाजवादी पार्टी एक है, तो हमारे लिए तो सबसे अहम मुद्दा किसान का रहेगा ही रहेगा। अब उस पर आप डिबेट करें, आप उसको एक राजनीतिकरण की बात करें, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें तो ये मानना, हमारा ये मानना है जलपा जी, मैं स्पष्ट कर दूं, कि किसानों की आय कैसे बढ़े, इनकी आमदनी कैसे बढ़े, और किसानों के लिए असली एक रास्ता निकाला जाए, ढूंढा जाए, जिसके लिए हम लोग मानते हैं कि टेक्नोलॉजी जैसी एक चीज है जिस पर हमने पूरी पिछले 1 घंटे से डिस्कशन कर रहे हैं। और इसलिए ये मुद्दा हमारे लिए बना रहेगा। और एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है क्योंकि भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार जो ये कहते हैं, केंद्र में और प्रदेश में दोनों विफल हो रखी हैं जहां तक किसान का सवाल है। रही बात जवानों की, देखिए, मैं इस पे बिल्कुल कोई भी राजनीतिकरण नहीं करना चाहूंगा। जवान हमारे लिए जलपा जी हमारे हिसाब से सबसे अहम रोल निभाते हैं देश की सुरक्षा का, और इस पे किसी भी पार्टी को कोई भी राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मगर मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा एक विपक्ष के नाते कि जब हमने 2018 में, 17 में और खास करके 19 से पहले जब बजट अनाउंस हुआ था, तो 2019 के बजट में, और प्रशांत जी इसके बारे में थोड़ा कह भी पाएंगे उनको, क्योंकि उनको डेटा सब पता है जो मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं। 2019 की बजट में सबसे कम एलोकेशन, क्या वजह थी कि बजट की एलोकेशन सबसे कम थी आपकी डिफेंस में। तो हमने उसकी आलोचना करी जलपा जी, हमने बोला कि बजट आप डिफेंस के लिए ज्यादा बढ़ाइए। आपने सबसे कम बजट में डिफेंस का रखा 2019 के बजट में। आपके सामने है ये डेटा, मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, आप चेक कर लीजिए। तो देखिए, ये सरकार की जो प्रायोरिटीज हैं वो बहुत ही खराब रही। 2019 में पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद ऐसा क्या रीजन था कि आपके पास इंटेलिजेंस फेलियर थी कि आप पुलवामा जैसा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, इतने शहीद हो गए, हमारे 40 से 42 जवान थे, वो शहीद हो गए। आपने क्यों नहीं सोचा कि उनकी सिक्योरिटी सबसे ऊपर है? क्यों? क्योंकि आपकी प्रायोरिटी सरकार की, केंद्र सरकार की थी नहीं। आपकी प्रायोरिटी तो थी कि जुमलाबाजी करने की, आपकी प्रायोरिटी थी कि हम सरकार 2019 में कैसे फिर बनाएं। तो मसला ये है कि जवानों के लिए हमारा ये मानना है कि जवानों के लिए हमने, और मैं देखिए, क्योंकि हम लोग केंद्र सरकार में सिर्फ एक बार थे जब हमारे आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री थे 1996 से लेकर 98 तक, इतिहास इसका गवाह है। और उस टाइम कई चीजों में प्रोक्योरमेंट हुआ था, मैं उस पर बोलना नहीं चाहूंगा, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी को अगर मौका मिले सेंटर में, तो हमें किसानों के लिए और करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा जवानों के लिए और करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जवान के लिए हमने पिछले 70 साल में, 75 साल में बहुत कम किया है। और मैं ये मानता हूं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जितनी भी सरकारें आई, क्योंकि समाजवादी पार्टी को मौका नहीं मिला केंद्र सरकार में, 70-75 साल में सिर्फ 2 साल हमें मौका मिला, वो भी थर्ड फ्रंट में, जैसे आपको पता है। तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि लगातार एक और बात जो लगातार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेताजी ने बोला, मुलायम सिंह जी ने हर बार यही बोला है कि चाइना से हम लोग को सावधान रहना है। और आप अभी ये देख लीजिए, खास करके पीछे हमारे जवान ने बहुत कड़ी मेहनत से चाइना को पीछे धकेला 2020 और 19 में, जब ये गालवान वैली का मुद्दा उठा।
और मैं उनको जी। सैल्यूट करता हूं, मगर हमारी स्ट्रेटेजी हमारे देश को के आसपास देखिए, अभी क्योंकि हमारा देश जो है एक बहुत अहम और बड़े अजीब कहूंगा कि हमें बहुत, और समाजवादी पार्टी का ये मानना है और हम शुरू से यही कह रहे हैं कि चाइना से बिल्कुल सोच समझ के उनकी हर एक एक जो वो कर रहे हैं, हर एक एक उन पे निगरानी रखनी है, उनको देखना है कि वो किस हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि एक अलग से रणनीति बन रही है भारत के खिलाफ। और हमारा ये मानना है, समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि आप डिफेंस को और सक्षम करिए, जवानों को और ट्रेन करिए, उनके घर में उनके लिए जो भी उपलब्धियां हैं वो कम है उसको और बढ़ाइए, और आप डिफेंस का बजट बढ़ाइए। मैं विनती करता हूं केंद्र सरकार से, विपक्ष के नाते, जी। जबकि हम सेंटर में नहीं है, हम केंद्र सरकार में नहीं है, मगर हमारा ये मानना जी। है कि आप उनको और लाभ दीजिए ताकि वो उनके जवान और उनके जो फैमिली हैं कम से कम उनको कुछ तो खुशी मिले, क्योंकि एक तरफ बेटा जा रहा है देश को बचाने, अगर हमने बहुत कम किया है, और मैं मानना चाहूंगा कि हमें और करना है और हमें और उनको सक्षम बनाना है। जवान एक बहुत ही अहम हमारे नागरिक हैं और उनके बगैर हम लोग जीरो हैं, ना के बराबर है। आज वो बलिदान करता है अपनी जिंदगी, और हमें जितना भी हम करते हैं, हम कर सकते हैं उनके लिए बहुत कम है। जी, बिल्कुल। और साथ में केंद्र सरकार को शायद ये भी ध्यान रखना होगा, सम्मान दिन की तो मतलब सेलिब्रेट किया ही जा रहा है, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि हर चीज की क्यों ना एक कमिटी बनाया जाए, क्योंकि अगर हम डिफेंस की भी बात करें तो अपनी ओर से डिसीजन तो लिया ही जाता है, लेकिन फिर भी क्यों ना निवृत्त अधिकारी जिनका अनुभव रहा है कहीं ना कहीं पुराना, उनकी भी एक समिति बननी चाहिए, क्योंकि अभी अफगानिस्तान वाला जो मुद्दा है वो भी बहुत गंभीर हो चुका है। उसके बाद रिपोर्ट्स भी सामने आई है कि आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है। और जहां तक कृषि की बात है तो क्यों ना हर एक जो राज्य है उसमें से भी किसानों को मतलब चुनिंदा मतलब उन्हें लाकर एक समिति बनाया जाए। अगर ये दो क्षेत्र मजबूत होंगे तो ही आगे देश का विकास हो पाएगा। यानी ये भी बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दंगल देशका में आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो दंगल देशका में आज का हमारा मुद्दा था कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने ये अनाउंस किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके को वो किसान जवान सम्मान दिन के और से सेलिब्रेट करेंगे, यानी उस रूप में सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ एक दिन सेलिब्रेशन करने से क्या सारी समस्याएं हल हो जाएगी? किसानों की क्या नाराजगी हल हो पाएगी? हो तो ये भी सकता था कि सम्मान तो कर ही रहे हो, साथ में एनालिसिस भी कर लेते। अगर एनालिसिस किया होता तो शायद समझ में भी आता कि किसानों और कृषि में अभी भी हम पीछे क्यों रह गए हैं। अगर कहीं ना कहीं एनालिसिस करा होता तो शायद ये भी समझ में आता कि डिफेंस को हमें और कितना मजबूत करने की जरूरत है, या तो जो जवान शहीद होते हैं उनके जो परिवारजन है उन्हें और क्या सहायता सरकार मुहैया करा सकती है। क्योंकि कभी ना कभी हम ये भी देखते हैं कि अनाउंसमेंट तो ठीक है, काफी सारे रूल भी है कि अगर कोई जवान शहीद होता है तो बाद में उनके परिवारजनों को क्या लाभ दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ परिवार की परिस्थिति अभी भी दयनीय है। तो सिर्फ और सिर्फ सम्मान करने से नहीं चलेगा, एनालिसिस भी करना होगा, सोच समझ कर फैसला करना होगा। और सिर्फ एक दिन नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि 365 दिन सम्मान हो, जवान का हो, क्योंकि देश का जो हमारा आधार है, कृषि प्रधान देश है हमारा, कृषि पर निर्भर करता है, जो कोरोना काल में भी हमें बखूबी समझ में आ गया। अफगानिस्तान की स्थिति की बात करें, अफगानिस्तान पर जिस तरीके से तालिबान का कब्जा हुआ, वहां का डिफेंस, वहां का जो सैन्य है वो लड़ाई नहीं लड़ पाया, उससे हमें समझ में आता है कि अगर जवान नहीं खड़े होंगे तो क्या होगा। जरूरी यह भी है कि हर चीज में पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए। जरूरी यह भी है कि कुछ क्षेत्र को तो कहीं ना कहीं मुद्दे बनाने से टालना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो।
और साथ में ये भी जरूरी है कि अगर सत्ता पक्ष अगर कुछ अच्छा कर रही है तो विपक्ष उसको बढ़ावा दे। हाँ, सत्ता पक्ष कहीं पे गलती कर रही है या उनकी कहां चूक रह गई है तो विपक्ष बताए उन्हें कि आपने ये गलत किया है या तो फिर आपसे ये चूक हो गई है। और साथ में सत्ता पक्ष को भी गुरूर नहीं रखना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर विपक्ष कुछ बोल रही है तो आखिरकार उसमें सच्चाई क्या है, उसे सुनिए, उसके बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा तभी सब आगे बढ़ पाएंगे। तो दंगल देशता में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।